अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश भर के लिए एक बड़ा और व्यापक मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। आपने पहले कभी सुना नहीं होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर खुद बहस की हो और खुद अपने मुद्दे को उठाया हो। तो एसआईआर का मुद्दा चाहे पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश, यहाँ भी बहुत जोर पकड़ रहा है। यहाँ के प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि डिलीशन का जो फॉर्म है, फॉर्म 7, उसके जरिए बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं। और वो भी उनका आरोप है कि पीडीए समाज के। जबकि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से क्लेम किया गया है कि किसी भी जायज मतदाता का नाम किसी भी कीमत पर नहीं कटेगा। ये बात चुनाव आयोग इंश्योर करेगा। लेकिन उसके बावजूद सबूतों के साथ कई बार समाजवादी पार्टी ने ये मसला सामने रखा है। लेकिन जो कुछ भी चुनाव आयोग के दृष्टिगत आज भारत की सर्वोच्च अदालत में देखने को मिला, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि टॉप लायर्स को हायर करने के बावजूद कोई राज्य के मुख्यमंत्री भारत की सर्वोच्च अदालत की सर्वोच्च पीठ के समक्ष खुद प्रस्तुत होकर चुनाव आयोग के खिलाफ सबूत दर सबूत, तथ्य दर तथ्य रखें और ये कहा हो कि न्याय मिल नहीं रहा है, न्याय चौखट पर दम तोड़ रहा है, इस कारण मुख्यमंत्री को खुद आना पड़ा। आखिर चुनाव आयोग और राजनीतिक दल, खासतौर पर अपोजिशन के बीच की ये टकराहट क्यों है? पारदर्शिता का अभाव क्यों है? और ये फॉर्म 7 का नया विवाद उत्तर प्रदेश में क्या है? पश्चिम बंगाल का विवाद यह है कि वहां पर बड़े पैमाने पर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसमें ऐसा ममता बनर्जी का आरोप है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनका चार्जेस हैं, आरोप है कि बड़े तादाद में वहां पर खास तौर पर टारगेट करके मुसलमान कम्युनिटी के या फिर जो टीएमसी के सपोर्ट बेस के इलाके हैं वहां के वोट काटे जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इसको समझना भी पड़ेगा। उन्होंने जब ये आरोप दिए तो उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार की व्यवस्था पश्चिम बंगाल में की है वो हैरान करने वाली है और इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। इधर समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में आरोप है कि फॉर्म 7 के बहाने मुसलमानों के वोट बड़े पैमाने पर काटे जा रहे हैं और इसके लिए छपे छपाए फॉर्म 7 भेजे गए हैं कहीं से संगठित तरीके से और नाम काटने की कोशिश हो रही है। ऐसा अखिलेश यादव दावा करते हैं कि 2 करोड़ से कम, तकरीबन 1,90,99,00,000 वोटरों के नाम काटने का कोई टारगेट अधिकारियों को दिया गया है। ऐसा जब वो कहते हैं तो 2-3 जिलों के उन्होंने एक प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं जिसमें किसी ने फर्जी नाम से फॉर्म 7 किसी के खिलाफ आपत्ति का दायर कर रखा है। फॉर्म 7 बहनों भाइयों वो होता है जिसमें आप किसी भी मतदाता के जो उस विधानसभा का रहने वाला है उसे चैलेंज कर सकता है कि जिसका भी नाम निर्वाचक लिस्ट में है, वोटर लिस्ट में है, वो अर्ह नहीं है, एलिजिबल नहीं है या गलत तरीके से मतदाता सूची में नाम है, उसका नाम कटना चाहिए। तो इसके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 7 की व्यवस्था की है। विपक्ष का आरोप है कि ये जो फॉर्म 7 है इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और इसमें मुसलमानों के वोट या पीडीए समाज के वोट काटे जा रहे हैं। क्या ये वाकई में सच है? और अगर ये सच है तो इसमें फिर चुनाव आयोग की क्या भूमिका है? और क्या किसी के खिलाफ सिर्फ फॉर्म 7 प्रपत्र भर देने भर से उसका वोट कट जाएगा? जवाब हाँ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह की आपाधापी है और जिस तरह से करोड़ों लोगों को नोटिसेस जा रही हैं, चुनाव आयोग का खुद कहना है कि अब तक तकरीबन 68-70 लाख लोगों को नोटिसेस जा चुकी हैं। तो इसमें नोटिस जाती है, नोटिस के बाद फिर मौके पर सत्यापन होता है, फिर अपील होती है और जो कोई भी शिकायत करता है उस शिकायत की पुष्टि होती है। पुष्टि करने के बाद ही नाम काटने का प्रावधान है। यानी जो कुछ भी है काफी नियमबद्ध है, लेकिन बशर्ते कि इन नियमों का ठीक से पालन हो और ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया हो। तो आखिर जब उत्तर प्रदेश में साल भर बाद चुनाव है तो इतनी आपाधापी क्यों है? तो एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो वहां पर इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना है, तो इसके लिए समय भी कम है। तो इन मसलों के बीच जब फॉर्म 7 का विवाद चल रहा हो, एसआईआर का विवाद चल रहा हो इस देश में, पिछले आप देख रहे होंगे कि तकरीबन 7-8 महीने से एसआईआर की प्रक्रिया और बहुत बड़ा मुद्दा बन गई थी। हालांकि बिहार के चुनाव में एसआईआर का मुद्दा अपोजिशन का फेल रहा और भारतीय जनता पार्टी को काफी बहुमत के साथ
बिहार में वापसी हुई। लेकिन अब फॉर्म 7 का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाया और एसआईआर की प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंच गई ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। इस कारण आज ये हम इस डिबेट को आयोजित करते हैं कि क्या एसआईआर और फॉर्म 7 की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, और अगर है तो फिर चुनाव आयोग इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा है। आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे। मैं चाहता हूं कि पहले आज आए कुछ बयान आप सुन लें, फिर आज की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी के जो हेडक्वार्टर से जो फॉर्म भर करके आ जाता है फॉर्म 7, उस पे वोट काटा जा रहा है। कई जगह जो शिकायतें हुई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोगों ने खुद ऐसे व्यक्तियों की जानकारी चुनाव आयोग को और प्रशासन को दी है जिन्होंने दस्तखत नहीं किए, जिन्हें साइन करना नहीं आता है। फॉर्म 7 पे साइन है उनके, और केवल टारगेटेड वोट काट रहे हैं। पीडीए और मुस्लिम मतदाता का वोट काट रहे हैं। अखिलेश जी पता नहीं कहां से बौखलाए हुए हैं, क्यों बौखलाए हुए हैं, क्या उन्हें इस बौखलाहट में इसके पीछे उनका क्या मंशा है, समझ नहीं रहा। आए दिन इस संवैधानिक संस्था पर यानी भारत निर्वाचन आयोग पर आए दिन सवाल उठाना, अविश्वास प्रकट करना उनकी आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। घुसपैठियों का कोई वोट बचा नहीं सकता। अगर घुसपैठिए ही उनके वोट रहे तो कटेंगे। अपने स्टेट का जो अभी बर्निंग इशू है, 1.5 करोड़ लोगों का नाम नाजायज तरीका से उनको काटा दिया जा रहा है, उसके लिए लड़ने आई है। एंड सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई भी डर गया। इतना दिन से इलेक्शन चल रहा है, इतना दिन से उनका ये प्रोसेस चल रहा है। वो भी वहां खड़े होकर बोले कि हमें नोटिस नहीं दिया, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे टाइम चाहिए। ये कब से चल रहा है एसआईआर इशू, उनको टाइम चाहिए, उनको पता नहीं है। तो बहनों भाइयों, आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी मौजूद हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण और कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव और राजपूत जी के दोस्त अनिल दुबे भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, और उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक पत्रकार ब्रजेश शुक्ला जी। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। और तो आज मैंने खास तौर पर हीरो वाजपेयी और सुरेंद्र राजपूत को बुलाया है ताकि इस मामले पर चर्चा साफ हो जाए। तो वाजपेयी जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी के ऊपर आरोप है कि आप चुनाव आयोग को अपने प्रभाव में लेकर उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं, और पीडीए समाज के, और खास तौर पर मैं सीधे कह दे रहा हूं कि मुसलमानों के वोट को टारगेट कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है ये एक पिछले चुनावों से सगल बन गया है। 2025 के संदर्भ में देखें तो कई जगह विधानसभा चुनाव हुए और लगातार इंडी गठबंधन हारी। खास करके बिहार के चुनाव में इस तरह के आरोप लगे कि वोट काट दिए गए, वोट चुरा लिए गए, वोट हटा दिए गए, और इन आरोपों पे बहुत बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए और सुप्रीम कोर्ट के सामने आया कि भाई जिनके नाम कटे वो हलफनामे दें, बात। और पूरा चुनाव निपट गया। एक भी आदमी सामने नहीं आया कि मेरा वोट कट गया है, मेरा हलफनामा लो, और सारे राजनीतिक दल चुनाव में लग गए। चुनाव का जो रिजल्ट आया, आदरणीय अखिलेश जी भी वहां के चुनाव में बहुत सक्रिय थे, उन्होंने बहुत रैलियां की, पर जो रिजल्ट आया उससे बहुत भयभीत हो गए, कंफ्यूज्ड है, डरे हुए हैं कि आगे चुनाव में क्या होगा। तो ये मुद्दा वो रोज उछालते हैं। आज देखिए दीदी ममता दीदी भी कोर्ट गई और उन्होंने कहा लोग साहब उसके आधार के साथ एक डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा हमने उस पर अपना निर्णय रिजर्व रखा है, आधार की कुछ सीमाएं हैं, उसके बाद कुछ और डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और जो उन्होंने सुनवाई की तमाम और बातें कही, कोर्ट ने 9 फरवरी का समय दिया आयोग को सुनने के लिए। मुझे लगता है अखिलेश जी के सामने भी जो समस्याएं हैं चुनाव आयोग से संबंधी, संवैधानिक संस्थाएं, आप अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। आप केवल जनता में जाकर अपने समर्थक वर्ग को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में धांधली की वजह से हम हार जा रहे हैं। आपका अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आम मतदाता के उसमें आप पहुंच नहीं बना पा रहे। आम हितों की लड़ाई ना लड़के आप एक ऐसे अनर्गल प्रयास में लगे हैं जो अंत में आकर खत्म हो जाता है। आपके पास ना कोई बचता है, ना आप किसी का हलफनामा दे पाते हैं, ना आप बता पाते हैं किसका नाम कटा है, और जो लोग मतदान देने जाते हैं उनका नाम कटा नहीं होता, आपके खिलाफ वोट दे के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है ये वही एक प्रक्रिया है जो बिहार में दोहराई गई, अब उत्तर प्रदेश में दोहराई जा रही है। और ममता दीदी के साथ तो एक मामला अलग ही है कि कुछ ऐसे वोटर हैं जिनको चाहती रहें, और चुनाव आयोग जिस कड़ाई से कर रहा है काम, उनके नाम कट जाएंगे। तो वो उनकी सोच अलग है। क्या अखिलेश जी भी इसी तरह का सोच रखते हैं? जो लोग भी
जो लोग भी किसी भी तरह से गलत तरीके से अगर हिंदुस्तान में हैं और उनका वोट बना है तो वो तमाम चीजें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, नाम कट जाएंगे। तो उसमें क्या परेशानी हमको हो सकती है? आपको, हमारा नाम है, हमारे परिवार का नाम है, तमाम चीजें, हमारे कई जानने वालों को भी नोटिस आई, उनको समय दिया गया, ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका नाम चढ़ जाएगा। और ना वो पीडीएस है और ना वो मुसलमान है, तो क्या मतलब है? नोटिस क्या सर्व समाज को नहीं जा रही? सबको जा रही। ये कह के बचना है कि मुसलमान और पीडीए के लोगों को, मुझे इस पीडीए पे ही संदेह होता है कि वो कभी किसको क्या कहने लगेंगे। कभी उनका एफआर अगड़ा हो जाता है और एफआर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वोकैबुलरी की दिक्कत है, उससे अधिक और कुछ नहीं। आपके ऊपर दो इल्जाम है कि आपने फॉर्म 7 को संगठित रूप से, जैसा कि अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि फॉर्म 7 को संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने छपवा के अपने बीएलएस के माध्यम से जिला प्रशासन पर दबाव डाल के बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं, वो भी मुसलमानों के। आरोप नंबर 1। आरोप नंबर 2, एक राज्य के मुख्यमंत्री को आखिरकार परेशान होकर खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी। क्या इस सब प्रक्रिया से डेमोक्रेसी मजबूत होती है या कमजोर होती है? नहीं, बिल्कुल डेमोक्रेसी मजबूत होती है। यदि आपको लगता है कि संवैधानिक संस्था गलत कर रही है, सरकार गलत कर रही है, तो उच्चतम न्यायालय में आप जा सकते हैं। और मुझे लगता है लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, उनका प्रयोग और उपयोग होना चाहिए। अगर ममता दीदी कोर्ट में गई है तो कोर्ट के निर्णय का सम्मान करें। बिहार में भी लोग कोर्ट गए थे और फिर कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया था। ममता दीदी को भी कोर्ट के, और यदि अखिलेश जी को लगता है कि कुछ लोग और ऐसी उनके मन में शंका, उनको रात का स्वप्न आया या दिवा स्वप्न आ रहा है, जो भी घबराहट उनके मन में है, मुझे लगता है कि जो भी उनकी आपत्तियां हैं, भारतीय जनता पार्टी तो ये भ्रांति उनके मन से निकाल नहीं सकती। हारते हारते उनके मन में आ गया विधानसभा चुनाव में फिर नहीं जीत पाऊंगा, तो कोर्ट का निर्णय करें, कोर्ट जाए, कोर्ट से निर्णय कराएं। मुझे लगता है वो सब पे प्रभावी है। हम सभी राजनीतिक दल, जो न्यायालय का निर्णय होगा वो हम पर बाध्यकारी होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप सबूत दीजिए कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग हो रहा है। आपने जो आरोप लगाए हैं ये बेहद गंभीर आरोप हैं। क्या आपके पास इन आरोपों के समर्थन में कोई सबूत है या फिर ये सारे के सारे आरोप सिर्फ राजनीतिक वजह से आपने लगाए हैं? अगर सबूत है तो पेश करिए। ब्रिजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चर्चा को बिल्कुल सही मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता से मिलिए, आप किसी प्रवक्ता से मिलिए, वो पूरी कथा समाप्त करने के बाद आखिरी में बोलता है अगर फिर भी पेट में दर्द हो रहा है तो कचहरी जाओ ना, जाओ मुकदमा करो, जाके जाओ। ये इनकी आखिरी लाइन होती है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, इस जनता भी जानती है कि 2024 में जो चुनाव में इनका हाल हुआ, इन्होंने एक लाइन पकड़ ली, बोला जनता को संविधान के नाम पे मूर्ख बनाया गया। तो ये जनता को भी मूर्ख समझते हैं, ये सिर्फ समाजवादियों को नहीं समझते हैं। और अब आप देख लीजिए, जब हम लगातार कह रहे थे संविधान पर खतरा है, संविधान पर खतरा है, तो संविधान में बाबा साहब ने सबसे मजबूत जो ताकत दी है गरीब गुरबे को, वो क्या दी है? वोट डालने का अधिकार। और इस समय डकैती किस पे पड़ रही है? उस गरीब गुरबे के वोट पे। और हालात वहां पहुंच गए हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अब सुप्रीम कोर्ट की पेशी में खड़ा है। तो अब सिर्फ संविधान खतरे में नहीं है, अब लोकतंत्र खतरे में है। और उसका एक और सबूत देता हूं, जो आपने, इन्होंने बोला ना कि दिवा स्वप्न और स्वप्न आते हैं। हम कभी सपनों में बात नहीं करते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब भी कोई आरोप या इल्जाम लगाते हैं तो सबूत के साथ देते हैं। क्या यह देश भूल सकता है कि 2022 के चुनाव के बाद हमने इनको कहा था कि हर विधानसभा में 10-10 हजार वोट काटे गए हैं और खास तौर से यादव और मुस्लिम वोट काटे गए हैं। तो इसी इलेक्शन कमीशन ने चुनौती दी थी कि समाजवादी पार्टी को नोटिस जारी करेंगे अगर नहीं सबूत देंगे तो क्या किया? 18,000 वोट हलफनामे के साथ चुनाव आयोग को दिए। अभी 2022 से आज जोड़ लीजिए 3 साल हो गए, सन्नाटे में बैठे हुए हैं। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा छोड़ के लखनऊ आके प्रेस को संबोधित किया है। सिर्फ संबोधित ही नहीं किया, हमारे 2 पूर्व विधायकों को सामने खड़ा किया है और छपे हुए फॉर्म दिखाए हैं और एक पेन ड्राइव दिखाई है जो किसी अधिकारी ने ही बेचारे ने मदद करने के नाम पे, संविधान का सहयोग करने के नाम पे, लोकतंत्र को बचाने के नाम पे दी है। और 3,600 समथिंग वोट उसमें फॉर्म नंबर 7 छपे हुए प्रिंटेड हैं कि इनका प्रिंट आउट निकालिए, बीएलओ को अधिकारी की तो शामत करवा दोगे आप जी?
अधिकारी की शामत तो करवा दोगे लग रहा है। अधिकारी का नाम इसीलिए नहीं ले रहा हूं, अगर नाम लेना होता तो जो मुख्यमंत्री अरे सचिवालय ढूंढ से, लेंगे, इतना बता दियो, इतना पर्याप्त है। मुख्यमंत्री सचिवालय से जो आईएएस ऑफिसर जिलों में कमिश्नर और डीएम को फोन कर रहा है, अभी उसका नाम कहां बताया है। लेकिन समाजवादी भूलते कहां है, ये भी तो उत्तर प्रदेश और देश जानता है ना। आपको पता होगा एक तो थानेदार ने, आप इस अपने जो आरोप हैं इनके समर्थन में आप सबूत प्रस्तुत करें कि किस तरह से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, इसके कोई सबूत है क्या? वाकई में फॉर्म कहीं से छप के आ रहे हैं? रमेश, सुरेश, सुरेंद्र या ब्रजेश या अनिल दुबे या हीरो वाजपेयी के नाम से शिकायत फर्जी हो रही है, यह जायज शिकायत है। और इसकी तो फॉर्म 7 की पूरी प्रक्रिया होती है, आप जी। तो काफी वेल अवेयर जी हैं। जी बिल्कुल। तो क्या बिना प्रक्रिया पूरा किए तो नाम कटेगा नहीं? ब्रजेश जी कटेगा। देखिए, ब्रजेश जी कोई चोरी भी करे तो सयाना होना चाहिए। अब जो बेचारा प्रौढ़ शिक्षा में भी नहीं गया, अंगूठा लगाता, उसके नाम से 63 फॉर्म जमा कर दिए और दस्तखत कर दिए। अब जब आप जानते हैं कि फॉर्म 7 का एक प्रोसेस है, एक इंडिविजुअल 5 फॉर्म से ज्यादा जमा नहीं कर सकता, और अगर मास डिपॉजिशन फॉर्म 7 का होता है तो इलेक्शन ऑफिसर को बुलाना पड़ता है, और जिसके वोट के खिलाफ आया है एप्लीकेशन उसको भी सुनने का मौका देना पड़ता है, और जिसने एप्लीकेशन जमा की है उसकी भी पेशी होती है, उसको भी जस्टिफाई करना पड़ता है। तो ये कहां जाके फंस रहे हैं। अगर कानूनी प्रक्रिया से चले तो जिसका कट रहा है उसकी सुनवाई होगी, और जिसने 5 से ज्यादा फॉर्म दिए हैं उसकी भी पेशी होगी। बस यहीं पर रुक तो जाइएगा। मैं वही कह रहा हूं कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आप नजर रखें, अगर कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग हैं, मीडिया है, चुनाव आयोग है, आप सार्वजनिक करिए। बस एक लाइन। और ये भी ना सुनवाई हो तो सुरेंद्र जी तो अक्सर कोर्ट जाते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। एक लाइन ब्रजेश जी, क्योंकि ये प्रक्रिया है और प्रक्रिया का ही पालन नहीं होता है, तो समाजवादी पार्टी बेल्ट टाइट करके और बूट पहन के मैदान में पीडीए प्रहरी के नाम पे उतरे हैं। जब तक विधायकों को सर्टिफिकेट जिला अधिकारी से 2027 के चुनाव का नहीं मिल जाता, ना सोएंगे ना सोने देंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद कर्नल साहब, हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो बताइए सर, अब तो मसला यहाँ तक आ गया है कि एक मुख्यमंत्री को कोर्ट जाना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लोकसभा छोड़कर, चलती सदन छोड़कर लखनऊ में आकर मीडिया को सबूत देने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 7 की जो प्रक्रिया है सुरेंद्र जी, वो बड़ी पारदर्शी प्रक्रिया है। अगर उसमें कोई गड़बड़ करेगा तो निश्चित तौर पर वो पकड़ा जाएगा। क्या इस प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए, या फिर आपका भी आरोप यही है कि नाम काटे जा रहे हैं? ब्रजेश भाई, कर्नाटका की महादेवपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी और कर्नाटका की दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां 6000 के आसपास नाम काटने की प्रक्रिया शुरू की थी, और हम लोगों ने शिकायत भी की, एफआईआर भी की, बाकायदा उन 6000 आदमियों में से बड़ी संख्या में लोगों ने जाकर के बीएलए के पास भी गए, नाम नहीं कट पाए, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आप मुझे बताइए कि जिस शख्स ने, जिस कॉल सेंटर ने, जिस मोबाइल नंबर ने वो फॉर्म 7 को काटने के फॉर्म 7 भरा था, उसके खिलाफ अभी तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? जवाब आता है नहीं की। आप बात समझिए, हम उनके आईएमआई नंबर मांग रहे हैं, हम उनकी लोकेशन मांग रहे हैं, या हम का मतलब कर्नाटक की सरकार, आज तक नहीं दे रहे हैं। 2 साल से ऊपर हो गए हैं। इतने भ्रष्ट और इतने बेईमान हैं ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चुनाव आयोग वाले। जो आप बात कर रहे हैं ना, आप बात कर रहे हैं भले लोगों की, आप बात कर रहे हैं उन चुनाव के अधिकारियों की जो वास्तव में निष्पक्ष होते हैं। लेकिन जब आदमी सापेक्ष हो जाएगा, मैं आपको एक उदाहरण मैंने कर्नाटक का दिया है, चेक कर लीजिए। जब वहां पर उन्होंने 2 साल पहले, जहां चुनाव भी खत्म हो चुका है, सब कुछ हो चुका है ब्रजेश भाई, वहां पर ये लोग उस आदमी को नहीं पकड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई सबूत दीजिए। सर, उत्तर प्रदेश का सबूत तो अब आएगा ना। अभी अगर हम उत्तर प्रदेश में कोई दशरथ नाम का आदमी है, सर बुआ की मूंछ होगी तब तो फूफा कहेंगे सर। एक मिनट सुन लीजिए ना। अब आप ही की भाषा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल। आप जो आदमी दशरथ नाम का आदमी है, उसने 100 फॉर्म जमा किए। भैया आप हमको बता दो, दशरथ नाम के आदमी के पास कौन ऐसा वो है, ऐसा कोई काम है कि वो समाज में सिर्फ वोटें कटवाने के लिए रखा हुआ है? मैं तो बाकायदा, जो अखिलेश जी ने कल एक आदमी का नाम लिया, उस आदमी ने 100 फॉर्म जमा किए। उस आदमी से पूछ तो लो एक बार कि भैया तुमने 100 फॉर्म काहे जमा किए हो? तुम पढ़े लिखे हो, तुमने दस्तखत किए हैं? कहता नहीं। तो आप बात, अमेठी का था या सुल्तानपुर का था? नहीं, सुल्तानपुर का है सर।
तो आप हमारी बात को, जो हमारा जो मानना है कि यानी उसके नाम से फ्रॉड कर रहे हैं, और आज की डेट में ये जो भारतीय जनता पार्टी ने एक शगल बना लिया है और मीडिया ने उसका साथ दे दिया है कि अगर कोई दिक्कत है तो भाई आप कोर्ट चले जाइए। कोर्ट चले जाएंगे, उसके बाद चुनाव भी हो जाएगा, चुनाव के बाद सारी चीजें हो जाएंगी, चुनाव हम लोग क्या नाम वोटों की चोरी, वोटों की डकैती हो जाएगी, और उसके बाद फिर 5 साल हम इंतजार करेंगे, उसमें तो कोई और कर नहीं सकते। तो आज अगर हम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक अपील है, आपके माध्यम से मेरी सारे मीडिया से एक अपील है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हो सकता है कि कोई एक आधी सूचना हमारी भी गलत, मतलब विपक्ष का साथ देने से लोकतंत्र बचता है सुरेंद्र जी? हाँ, ये बात सच है। ये कौन सी बात हुई सर? अरे सर, ये तो अरे सच के साथ खड़े होने से लोकतंत्र बचता है। आप तो मीडिया इंस्टीट्यूट आप तो हीरो वाजपेयी जी के आदर्श प्रवक्ता हैं, आपसे तो सच बोलिए। सर सुन तो लीजिए, हमेशा ही विपक्ष का साथ देने से लोकतंत्र बचता है। ये बाकायदा आपको पत्रकारिता में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि पत्रकारिता हमेशा ये कहती है कि सत्ता पक्ष से आप जायज नाजायज सवाल पूछिए, क्योंकि जो नाजायज होगा अपने आप किनारे हो जाएगा, और जो जायज सवाल होगा उसका जवाब जरूर आना चाहिए सत्ता पक्ष से। अगर हम सवाल, तो आप इस बात के समर्थन में हैं कि ममता बनर्जी जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खुद कोर्ट अपीयर होना पड़ा, क्या ये ठीक बात है? 100%। अब आज की डेट में विवशता है, लोकतंत्र इस मुहाने पर आ गया है कि लोकतंत्र अब शायद भरभरा के गिर ना जाए। आज आप बताइए कि उत्तर क्या नाम बंगाल की मुख्यमंत्री को स्वयं न्याय के मंदिर में चल के आना पड़ा, बंगाल की सरकार को स्वयं न्यायालय के मंदिर में चल करके आना पड़ा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत प्रदेश की, वो न्याय के मंदिर में गुहार लगाने के लिए खड़ी हुई है। ये छोटी घटना नहीं है, और इस घटना को इतना अंडरमाइन किया आपके दोस्त नोएडा मीडिया वालों ने, इतना अंडरमाइन किया। जिनके साथ आप सारा दिन शाम बिताते हैं उन्हीं के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सर इल्जाम, देखिए एक चीज जान लीजिए, हम तो पूरी शाम राजपूत जी की नोएडा वालों के साथ सर सुन तो लीजिए ना, हमारा यही कहना है कि हम शाम भी गुजारेंगे, और अगर आप गलत काम करेंगे तो आपके खिलाफ बात भी करेंगे। हमारा प्रश्न आपके कर्मों पर है, आपके व्यक्तित्व पर नहीं है। आप इस बात को लेकर मुतमईन है कि फार्म 7 का यूपी में दुरुपयोग, करेक्ट? फार्म 7 का ही दुरुपयोग नहीं हो रहा है, फार्म 6 का भी दुरुपयोग होने की संभावना बैठती है। हमारा यह कहना है कि चुनाव आयोग हमारे साथ मित्रवत व्यवहार रख करके सारी चीज पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं करना चाहता। ज्ञानेश कुमार डगर आपके पास अगर कार्यकर्ता है तो आप पकड़ लेंगे इनको, अगर हैं तो डगर। अगर हमारे पास थोड़ी कमजोरियां ना होती ना ब्रजेश भाई, तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के लिए तरसती। इस बात को, हमारे पास कमजोरियां तो है ही है, हम तो इस बात को कहते ही हैं कि कहीं ना कहीं संगठन में थोड़ी बहुत कमजोरी है जिसको हम पूरा कर रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। हम वो लोग नहीं है कि थितराई करेंगे, हमारे पास कमजोरी नहीं है। हमारा सिर्फ एक आखिरी लाइन कहना चाह रहा हूं, मेरा सिर्फ चुनाव आयोग से, मीडिया के सारे साथियों से ये अनुरोध है कि देश को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए, लोकतांत्रिक ताकतों को बचाइए, वरना यकीन मानिए आप भी नहीं रहेंगे और हम भी नहीं रहेंगे। सर हमारी तो गारंटी है, अपनी देख लो सर। मैं आपकी भी गारंटी ले रहा हूं, यकीन मानिए लोकतंत्र नहीं बचेगा। हम अरे मैं अनिल दुबे हैं मेरे पास, आप फिक्र मत करो, मेरे दोस्त हैं, मेरे लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। अनिल जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत स्वागत। तो अनिल जी मुझे बताइए और हमारे दर्शकों को कि उत्तर प्रदेश में आरोप लग रहा है कि आप लोग जिस गठबंधन में आप हो, वो गठबंधन वाले फॉर्म 7 के जरिए मुसलमानों के और पीडीए के वोट कटवा रहे हैं, सही बात है क्या ये? देखिए ब्रजेश जी, आरोप लगाने तो कुछ भी आरोप लगा दीजिए, किसी भी तरह की बात कर दी, आपको बात ही तो कहनी है, सबूत तो आपको देना नहीं, ना बिहार में सबूत दे पाए ना उत्तर प्रदेश में सबूत दे पाएंगे। भाई कोई व्यक्ति मृत है, किसी का पता सही नहीं है क्यों, और उसमें तो सभी को अधिकार है, इनके बीएलए को भी अधिकार है। अगर हम कहीं वोटर हमारा नहीं है तो ये फॉर्म भर के दे दें, उसके ऊपर ये फॉर्म भर के दे दें कि ये वोटर जो है ये मृत है या ये गलत है। ये भी तो वही काम कर सकते हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे आपके पास सिस्टम, उसमें बीएलओ को पावर है, बीएलएच को पावर है, और आरओ और
ARO के द्वारा उसको प्रूव किया जाना है। इनके BLA उस वहां पर मौजूद हैं, जो तथाकथित पीडीए प्रहरी कह रहे हैं वो वहां मौजूद हैं, इनके BLA मौजूद हैं। कहाँ से हो जाए तथाकथित? अरे भाई पीडीए पीडीए तो आपके लिए तथाकथित हो गया दुबे जी? पीडीए तो जो ऐसी है बात क्या मत हमारे यहाँ बोलो। पीडीए नहीं है क्या? हम पीडीए के दुश्मन है क्या? नहीं, एनडीए तथाकथित क्या में भी होता है? पीडीए है। नहीं, एक बात नहीं, बताओ, आप ये बताइए तथाकथित क्या ब्रजेश होता है? जी, क्या पीडीए हमारे दल में मतलब नहीं है क्या? पीडीए को अब आप ये- सो-कॉल्ड कहोगे? ये माननीय जयंत चौधरी जी प्राउड पीडीए में कम्युनिटी नहीं है। आते हैं क्या? राजकुमार सांगवान जी प्राउड पीडीए में नहीं कम्युनिटी आते है। हैं? चंदन वो चौहान जी गर्व से पीडीए में कहती है नहीं आते पीडीए। हैं? गुलाम आप मोहम्मद कहते हो अशरफ ये तथाकथित पीडीए में नहीं पीडीए। आते हैं? यही तो पीडीए है क्या? जोर PDA जोर से चिल्लाने से बात नहीं राजभर बनेगी, जी, बात संजय सुनो निषाद ना। जी, ये पीडीए अरे नहीं है, बात आशीष तो सुनो, पटेल पीडीए बात नहीं तो है। सुनो, बात तो सुनो। ये तथाकथित पीडीए क्या होता है? वो जो पीडीए कह रहे हैं पीडीए वो होता है। PDA वो उनके पास तथाकथित पीडीए नहीं के है। वर्ड क्या पीडीए बोला मैंने ये आपने? मेरा आशय यह है कि पीडीए हमारे साथ है, एनडीए में पीडीए है और हम पीडीए की हमें मतलब चिंता पिछड़े करनी है। समाज को ये वो सो-कॉल्ड वोट समाज नहीं का हो करने गया। वाला है कहीं। पिछड़ा समाज सो-कॉल्ड समाज हो गया, तथाकथित हो नहीं गया। उनके साथ ऐसी नहीं भाषा है, बोलते हो दुबे पीडीए जी। हमारे साथ है। उनके साथ पीडीए उडीए नहीं है। पीडीए एनडीए के साथ है, पीडीए आरएलडी के साथ है। तो भैया ये फार्म 7 काहे लिए फिर इतना मिसयूज हो रहा है? नहीं तो फार्म 7 लावे, सबूत लावे ना। हम चुनाव आयोग को दिया नहीं तो डिफेंड सबूत। कर रहे हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक दिया संस्था तो। है। अरे ये अपनी इतना समर्थक जुटा लें, सरकार बना लें, फिर संवैधानिक संस्था भी बदल देंगे। भाई ये उसी अरे तरह आपका का क्या झूठ ठिकाना है तक ब्रजेश कूद जी। के उधर ही चले जाओ, साइकिल पे बैठ जाओ। अरे ब्रजेश जी ये उसी तरह का झूठ है जैसे लोकसभा में इन्होंने कहा था कि संविधान खतरे में है, वो झूठ पकड़ा गया। अब ये इसी तरह का झूठ ये है, ये भी पकड़ा जाएगा, इसमें भी ये फेल होंगे। ब्रजेश शुक्ला जी एक दिन कह रहे थे कि संविधान वगैरह कुछ खतरे में नहीं है, आपकी कुर्सी खतरे में है दुबे जी। नहीं नहीं ब्रजेश शुक्ला जी इस तरह की बात नहीं करते और ना वो करेंगे। ये तो आपका अपना जो भी है क्यों? वो आपको क्यों नहीं अधिकार है, कर आप कुछ सकते? नहीं, वो आपकी नहीं कोई पहले करेंगे, से बात वो- है क्या उनसे? नहीं ब्रजेश जी सही बात करते हैं। ब्रजेश जी कभी गलत बात नहीं करते, वो बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार हैं और वो कौन वाले ब्रजेश जी? नहीं जिनकी बात आप कर रहे हो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी वो अच्छा। निष्पक्ष है। अच्छा, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ आपकी नहीं नजर मैं में। आप पे तो कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ। आपने ब्रजेश शुक्ला जी की बात की, मैंने उनकी बात कर ली। ठीक है, तो आप इस बात को लेकर मुतमईन हैं कि जो कुछ भी है वो ठीक है और कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है? ठीक है, कहीं ब्रजेश यही जी कहना है कहीं- ना आपका? ब्रजेश जी कहीं गड़बड़ी नहीं हो रही है और उसमें सभी भी राजनीतिक दलों के BLAs हैं, सभी Thank you, sir. BLOs हैं। वो उनको ये है वो उसकी निगरानी कर सकते हैं और अगर कहीं गलत तो होगा हमारे उसके- साथ उसके भारत खिलाफ भी निर्वाचन है आयोग चीजें। के फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर मोहम्मद अमीन साहब भी जुड़ चुके हैं। हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन रुख करते हैं ब्रजेश शुक्ला जी का। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट जर्नलिस्ट हैं। ब्रजेश जी स्वागत आपका। तो आज दो बातें बहुत चर्चा में हैं, उत्तर प्रदेश और देश में। देश में चर्चा सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्यमंत्री का खड़ा होना और खुद आर्गुमेंट करना। मैंने तो अपनी जर्नलिस्टिक कैरियर में पहली बार देखा, आपने हो सकता है पहले देखा हो। और दूसरा सवाल ये कि फॉर्म 7 को लेकर उत्तर प्रदेश में जो लार्जेस्ट अपोजिशन है उसने गंभीर आरोप लगाए कि फॉर्म 7 को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कहीं से छपवा के फर्जी नामों से दस्तखत करके 1,90,00,000 वोट काटने की योजना चल रही है। क्या इन आरोपों में कोई दम है या फिर चुनाव आयोग को महज घेरने की कोशिश? हाँ ब्रजेश जी, सबसे पहले तो जो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई, वास्तव में वहाँ पर करो या मरो की लड़ाई हो रही है। इतनी बड़ी लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई बहुत कम देखी गई है। ममता बनर्जी को पहले ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह क्या जाकर के SIR में हो जाएगा जाके और बड़ी पैमाने पर इसका असर होगा चुनाव में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अंदाज लगा लिया है कि ये बहुत असर डालेगा, कारण कि करीब 70-80 लाख वोटर इधर से उधर हो रहा है और जिसको वो जेन्युइन मानती हैं। तो पहली बात तो पश्चिम बंगाल की बात ये है। दूसरी बात फॉर्म 27 पर हम आते हैं। फॉर्म 27 पे जहाँ तक अब इतने बड़े पैमाने पर डाले गए हैं कि अब क्यों डाले गए, इसके पीछे हमें एक मजबूत कारण समझ में आता है कि बीजेपी भी ये जानती है या NDA के लोग भी जानते हैं कि किसी का नाम फॉर्म 7 डाल करके आसानी से नहीं हटवाया जा सकता। उन्हें मालूम है, मेरी बातचीत भी हुई उन लोगों से हुई है, लेकिन बड़ी रणनीति के तहत ये सब किया गया है। वास्तव में ये जो महीना था 6 फरवरी तक का, जिसमें अब समापन हो जाएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए था कि जो नाम कट गए थे वो कट गए थे, इसमें किसी का बस नहीं था
और इसकी कोई शिकायतें भी आप देखिएगा, आप करिए, ये कम शिकायतें आई, अपवाद हो सकता है कि साहब ये हैं, इनका नाम क्यों कट गया है, लेकिन अब नाम जोड़ने का था। पूरा विपक्ष जो है पूरी तरह से अब इस बचाव में लगा हुआ फारूक साहब को लेकर के, और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके विधायक हैं, उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं कि आप नाम बढ़वाओ, बस बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया पूरे मुद्दे को। तो नाम कहां से बढ़वाओगे? जब होंगे तब तो बढ़वाओगे। वो ये बचा नहीं, नाम बढ़ रहे हैं, बताएं आपको, नाम बढ़ रहे हैं। यहां पर मैं पश्चिम की बात कर रहा हूं, लखनऊ पश्चिम की, 80,000 फार्म जमा हो चुके हैं नाम बढ़ने के। 80,000 केवल बीजेपी ने जमा कर दिए हैं, उसमें 52,000 उसमें चढ़ चुके हैं। तो इसी तरह सारी राजनीतिक दलों को, ये तो बड़ी गंभीर बात आपने कही। राजनीतिक दलों का ये होना चाहिए था, हाँ नहीं, ये होना चाहिए था कि एक एक नाम बढ़ाओ। उन्होंने फारूक साथ डाल करके पूरा विपक्ष जो उसी में डाइवर्ट हो गया। अब साहब फारूक साथ आ गया तो उसके बचाव का रास्ता ढूंढा जा रहा है। तो ये जो है, ये सब बड़ी योजनाबद्ध ढंग से हुआ, मतलब जोड़ने और घटाने का बहुत ही गंभीर खतरनाक खेल खेला जा रहा है। नहीं, आप देखिए, जो लोग हैं ये पहले से ही मालूम था कि नाम बढ़ेंगे। बहुत लोग जो नए लड़के आ गए हैं, जो जिनकी शादियां हो गई यहाँ पे, उनके नाम बढ़ना था, उनके फॉर्म जमा होने थे। ये सारी बाकायदे समाजवादी पार्टी भी इसका बात के लिए प्रयास कर रहा है और कर रही है, वो जमीन पे है। लेकिन इस बीच ये जो फॉर्म 7 डलवा दिए गए तो विपक्ष का ध्यान उधर भी डाइवर्ट हुआ है। और आप चाहते हैं कि विपक्ष फार्म 6 पर भी नजर रखे जा रहे हैं, लेकिन फार्म 6 पर भी नजर रखते नहीं, रखे है, लेकिन उस ढंग से कि क्योंकि अब आप फार्म 6 नहीं सुन रहे होंगे, आप फार्म 7 सुन रहे हैं, फार्म 7। जबकि बीजेपी का कोई नेता तो आज तो आपने एक तरह से क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया है। नहीं आएगा। अब इन लोगों को फार्म 6 पर खास नजर रखनी चाहिए। नहीं, अब 6 तारीख तक नाम बढ़ाने, 6 तारीख लास्ट डेट है इसकी। परफेक्ट, हम तो डेट भी नजदीक ही आ रही है। बैठिए आप कैंप में जाकर के। जी हाँ, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं इस पर चर्चा को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। इस बात में एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, आप कंप्लीट कर लें, बोलिए। कहना चाहता हूं कि इसमें समाजवादी पार्टी ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी है, अच्छे ढंग से किया है। केवल विपक्ष के नाम पर समाजवादी पार्टी एक ऐसी है जिसने मेहनत की है, जमीन में उतरे हैं, उनके विधायक उतरे हैं, लेकिन फार्म 7 ने कहीं कहीं बाधा डाली है, वो बाधा उससे दिमाग डाइवर्ट हुआ है। क्या आप ये कहना चाहते हो कि अनिल दुबे बीजेपी के कंधे पे बैठ के दौड़ रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एनडीए की बात कह चुका हूं पहले ही। अनिल दुबे तो सबसे पराक्रमी लोग हैं। अच्छा ठीक है, आज कुछ बात करके आए हो, एक दूसरे की तारीफ हो रही है। मोहम्मद अमीन मेरे साथ मौजूद है, फार्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं भारत निर्वाचन आयोग के। अमीन साहब स्वागत। तो आज देश ने वो कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा। एक राज्य की मुख्यमंत्री को भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर खुद मैंने आर्गुमेंट करते देखा, तो मुझे भी अचरज हुआ। शायद आपने भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अविश्वास की राजनीति एक दूसरे पर इतना ज्यादा हावी है कि चुनाव आयोग पर अब विपक्षी दलों को भरोसा ही नहीं रह गया है। हर बात सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मसला नहीं है और इसको समय रहते क्या एड्रेस नहीं किया गया? और दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक गंभीर आरोप है कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 जो वोटर डिलीशन का फॉर्म होता है, वो बड़े पैमाने पर 1,90,00,000 नाम काटने की योजना है और उन्होंने कुछ तथ्य और सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। क्या ये सही वक्त नहीं है कि चुनाव आयोग को सभी शंकाओं को निराधार करते हुए अपने पक्ष को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता के बीच कोई भ्रम न जाए? देखिए, अभी तक मैं सभी विद्वानों को सुन रहा था ब्रजेश जी। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, उसको तो घोषित कर दिया गया है कि ये मोदी कमीशन है या शाह कमीशन है या भारत सरकार का कमीशन है। जबकि आप देखिए बाहर लिखा हुआ है, हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, दुनिया जानती भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। दिस इज नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
इलेक्शन ये एक नया संविधान नाम के आया है, अंतर्गत है। व्हाट्सएप अपने कमीशन। वोटरों को देखिए, आर्टिकल 322 और 3 और 4, इसमें क्या है कि अपने ज्यादा से ज्यादा वोटरों को रजिस्टर करना, उनको फ्रेंचाइज का अधिकार देना और दिलवाना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। जब ये बात कही गई इससे पहले, तो उससे पहले याद होगा कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो भी जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, वो भी अपने डेलीगेशन के साथ मिले। कमीशन ने उनको टाइम दिया, पूरा सुना, सुनने के बाद फिर आके उन्होंने जो भी उनको कहना था, अपना माइलेज लेना था, ले लिया पॉलिटिकली। आज ममता बनर्जी आई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की मिलने की, वो गई वहां पर, मिलकर अपनी पूरी बातें रखी और रखने के बाद फिर जो उन्होंने कहना था वो किया। लेकिन वो स्वतंत्र है, वो पार्टी की अध्यक्ष भी हैं, इसके नाते वो आई थी और यहाँ भी कहा, मुख्यमंत्री भी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी, लेकिन आप भी इस बात को सब जनता जानती है, लोग जानते हैं कि जो वहां पर काम करने वाले हैं, जितने भी BLOs हैं, वहीं के टीचर हैं, लोकल वहीं के अधिकारी हैं, वहीं के ब्लॉक लेवल के हैं, वहीं के तहसील लेवल के, सारे जितने BLOs हैं या अधिकारी हैं, सब उसी स्टेट के हैं और उसी स्टेट के काम करने वाले हैं। लॉयल होंगे, बंगाली होंगे, जो भी होंगे, उन्हीं के स्टेट के, बाहर का कोई नहीं गया है। दिल्ली से किसी को नहीं भेजा गया है। दिल्ली से हमारे सिर्फ ऑब्जर्वर गए हुए हैं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, और वो जाते भी हैं। लेकिन देखिए, पहली बार निष्पक्षता से हो रहा है कि आज़ादी के बाद 51-52 के बाद जिस तरीके से हम पोलिंग एजेंट देते हैं, काउंटिंग एजेंट देते हैं, तो ब्रजेश इस बात से तो एग्री करेंगे आप कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 2-2 BLOs के साथ 2-2 BLAs दिए हैं हर पार्टी के, कि जाइए देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, अगर कोई बात है तो उनको पकड़िए, कंप्लेन करिए। और मैं कहता हूँ BLOs को कि BLOs भी FIR करा सकते हैं अगर उनको कोई प्रेशर डाल रहा है, और BLOs की भी FIR हो सकती है अगर वो गलत काम कर रहे हैं, और उस पर इलेक्शन कमीशन लेगा। जहां तक सवाल इस बात का फॉर्म 7 का, तो आपको मैं ये बता दूं, फॉर्म नंबर 6 तो जोड़ने के लिए अब आपको एक बात है, हर फॉर्म के साथ आपको मोबाइल दिया गया है। मोबाइल लेने के लिए कारण क्या है? यही तो हो रहा है SIR में। जब आप मोबाइल आ जाएगा तो आपको OTP होगा, बिना OTP के ना तो कटेगा, ना जुड़ेगा, ना खुलेगा साइट। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और जो फॉर्म नंबर 7 भरा जा रहा है, 7 फॉर्म, उसमें जो भी हमारा BLO इंक्वायरी करेगा, फिर भी अगर कोई बात रह जाती है ऊंची नीची, तो हमारा AERO जो है जब तक सेटिस्फाइड पर असल में इसका एक ये मसला इसलिए उठा क्योंकि दिल्ली के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन की शिकायतें आई थी, जिनको चुनाव आयोग ने एड्रेस नहीं किया था। अब उत्तर प्रदेश में भी यही आरोप लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 की जो प्रक्रिया है वो तो संवैधानिक प्रक्रिया, वो तो पूरी करनी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष को आरोप क्यों लगाने देना। चुनाव आयोग कह दे कि जब तक हम पूरे मुतमईन नहीं हो लेंगे तब तक फॉर्म 7, चाहे अगर कोई फर्जी भी लगाया तो किसी का नाम नहीं कटेगा, मतदाताओं में कोई भ्रम ही नहीं जाएगा। आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए, इनके सभी आरोपों पर कोई बात ही नहीं होगी। विजय जी सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने का चक्कर है, कोई गलती नहीं हो रही है, हर चीज उनकी निगाहों के सामने है, बिना उनके कुछ हो नहीं रहा है। कहने को तो कोई कुछ भी कहे कि एम्पायर गलत है, लेकिन भाई बैटिंग करना तो आपको है, बॉलिंग आपको करना है, आपके वोटर हैं, आपको देखना है। इतनी आजादी के साथ निष्पक्ष तौर से काम हो रहा है। और जो फॉर्म है, फॉर्म लोड भी किए जा सकते हैं, हंसने की जरूरत नहीं, फॉर्म लोड भी कर सकते हैं आप अपने आप। BLO को नहीं ले रहा तो आप डायरेक्ट ECI की साइट पे जा सकते हैं, लेकिन बिला वजह का एक आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं। वाजपेयी जी, जो आरोप लग रहे हैं अपोजिशन की तरफ से, आपने कर्नल साहब को और सुरेंद्र जी को जरूर सुना होगा। इनका ये कहना है कि बहुत ही सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से फॉर्म 6, जैसा ब्रजेश जी बता रहे थे कि अकेले लखनऊ पश्चिम में 80,000 नाम जोड़े जा चुके हैं, बीजेपी ने जुड़वाए हैं, और दूसरा फॉर्म 7 के जरिए अपोजिशन के वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है फॉर्म 7 के बारे में अभी चुनाव आयोग के प्रतिनिधि ने आपको स्पष्ट बता दिया कि कोई आराम से किसी का वोट नहीं कटवा सकता। लगातार उसके फोन पे OTP आएगा, तमाम प्रोसेस, उसके बाद ही फॉर्म 7 का नाम कट सकता है। रही बात फॉर्म 6 की, तो ये तो चुनाव आयोग ने अनुरोध किया था कि सभी राजनीतिक दल नाम बढ़वाने में जुटे, और जो लोग नागरिक हैं स्वयं भी आगे आके अपना नाम बढ़ाएं। जो 18 के हो चुके हैं या जिनका नाम नहीं चढ़ा है, फॉर्म 6 भरे, और उस काम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सब लगे हुए हैं। तो इसमें बुराई क्या है? नाम 18 साल के व्यक्ति का चढ़ जाए, इसमें बुराई क्या है? वोट किसको देगा ये तो समय बताएगा।
आपकी नीतियां, हमारी नीतियां, जो उस समय की परिस्थितियां, वोट तो उस हिसाब से देगा। क्या नाम चढ़वाना भी अपराध है? लोग लगे हैं और नाम चढ़वाने में चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं, नए मतदाताओं का जो है मार्गदर्शन कर रहे हैं कि कैसे उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़े। इसमें कोई अपराध है नहीं और ना किसी को अपराध बोध होना चाहिए। एक बात बताओ कि सबको शिकायत चुनाव आयोग से, सभी पार्टियों की, आप और एक आपके सहयोगी छोड़ के, आपको कोई शिकायत क्यों नहीं है? और यही सबसे बड़ी शिकायत है। देखिए, ये सबसे बड़ी शिकायत आप 2025 से देखिए कि 2025 में लोगों को लगता था कि बहुत तूफान आ गया है बीजेपी में 2024 के चुनाव के बाद, और लगातार चुनाव दर चुनाव हारने के बाद ये घबराहट अब संविधान से हटते हुए, चुनाव आयोग से हटते हुए उस मतदाता तक पहुंच गई कि आपका नाम कट रहा है। वो परेशान नहीं है, पार्टी परेशान है कि आपका नाम काटा जा रहा है। जबकि बिहार के चुनाव, लास्ट चुनाव बिहार का था जिसमें इंडी गठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ, जिसमें कुल इशू ही इस बात का था और सुप्रीम कोर्ट भी सब गए थे, निर्णय हुए थे, उसके बाद भी इसी पे अड़े रहे कि मतदाता का नाम कट गया है। वो मतदाता आपसे चिढ़ गया, उन्होंने कहा नाम नहीं कटा है, मैं वोट डाल के आया हूं और आपको रिजल्ट में पता लग जाएगा कि मैं वोट करता हूं, मैं मतदाता हूं। जी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। आपसे दो सवाल है मेरे। बिहार के चुनाव में SIR एक बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दा को जनता ने पूरी तरह से खारिज किया और बीजेपी और एनडीए गठबंधन को भारी सफलता बिहार के भीतर मिली। उत्तर प्रदेश में भी आप SIR को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। फॉर्म 6, फॉर्म 7 का क्वेश्चन पेपर अभी शुक्ला जी ने लीक भी कर दिया है। वो बता रहे हैं कि फॉर्म 6 की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, हजारों लाखों वोट जोड़े जा रहे हैं, फॉर्म 7 में ही आप उलझे हो। आपको क्या उलझा दिया गया है या आप खुद ही उलझे हुए हो इतना कि अब आप उलझ गए हो? ब्रजेश जी, बहुत अच्छा सवाल है, मौजूद सवाल है। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बिहार के SIR में दिन रात पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का तंत्र है, जो टीवी पे चमकता रहता है, वो लगातार बोल रहा था घुसपैठिया ढूंढेंगे, घुसपैठिया ढूंढेंगे। हमने अमेरिकन जहाज में हथकड़ियों रस्सियों से बंधे हुए, हैंडसम नहीं हो, आप भी अच्छे लगते हो टीवी पे। हमने अमेरिकन जहाज से हिंदुस्तानियों को हथकड़ियों और रस्सियों में बंधे हुए दिल्ली में उतरते तो देखा है, लेकिन यहां का कोई हवाई जहाज उड़ के अभी तक ढाका नहीं उतरा है, जहां तक मुझे याद है। और कम से कम वो सूची नहीं आई है जिसमें घुसपैठिए की लिस्ट हो बिहार की। तो ये सब लोग अय्यार लोग हैं, एक एक चैप्टर खोलते हैं और एक एक झूठ फेंकते हैं। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही, बहुत बिल्कुल सही सवाल है। आपने एक चीज नोटिस किया, एक बहुत अमीन साहब हमसे वरिष्ठ हैं, उम्र है, पूरा सम्मान है, ब्यूरोक्रेसी से आए हैं, उन्होंने बोला हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका नियुक्तिकर्ता बन जाता है और उसके बाद जो कुछ आपके इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं, 142 करोड़ जनता देख रही है, वो धृतराज थोड़ी है कि आंख पे पट्टी बांधे हैं। और आप क्या कह रहे हैं? BLO बना दिया, BLA बना दिया, दोनों अपना मल्ल युद्ध लड़ लो, FIR आप खेल लो। अपना बचाव कैसे करिएगा? फॉर्म 6 कैसे हैंडल करेंगे? फॉर्म 7 वो ब्रजेश शुक्ला जी ने, जी, तो अभी मैं आपका सवाल समझ बीजेपी गया। से निपटना बाद में है, पहले तो फॉर्म 6, फॉर्म 7 से निपट लो। बिल्कुल सही, ब्रजेश शुक्ला जी ने आप बहुत तो सही दोहरे सवाल संकट में उठाया। फंसे हो। ब्रजेश शुक्ला जी ने बहुत सही सवाल उठाया। ब्रजेश जी, गांव वही, मोहल्ला वही, बूथ वही, EVM मशीन वही, PDA प्रहरी वही, फॉर्म नंबर 6, 7 और 8 वही, उसके मोहल्ले के पड़ोसी वही और भाजपाई अय्यार वही। एक एक आदमी पे CCTV है। आप कर्नल इस बात साहब, को आप एक महसूस बात कर मुझे लीजिएगा। बताओ कि अनिल दुबे ने पूरे PDA समाज को तथाकथित कहा, ये बात आपको व्यथित नहीं करती? पहले मेरे हाथ देख लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी को हम लोग पुरखे के हिसाब से मानते हैं, हम सबके घर में उनकी तस्वीरें लगी हैं। अब उनकी आत्मा क्या सोचती होगी वो तो नहीं हम कह सकते, बुजुर्ग हैं, लेकिन PDA का जनमानस किसी पार्टी के साथ नहीं है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं। PDA कह रहा है कि मैं PDA के साथ हूं, PDA की आवाज के साथ हूं। तथाकथित क्यों कह रहे हैं आपको? जी, ये तथाकथित कह रहे हैं, सो कॉल्ड। वो इन लोगों ने PDA को इतना ज्यादा नॉट फाउंड सूटेबल लिखा है कि PDA ने इन लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल लिख दिया है। यही यथार्थ है। गली मोहल्ले में चाय की टेकरी पे, पान की दुकान पे आपके पास कोई PDA का अकेले लाइसेंस नहीं है। अनिल दुबे भी हमने अभी कहा, हमने अभी आपसे कहा हम PDA के ठेकेदार नहीं है। PDA के हित को वोट देगा, जो PDA के हित के लिए लड़ेगा, PDA उसके साथ खड़ा होगा। ये खड़े हो जाएंगे, इनके साथ खड़ा हो जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। सर मैं सुरेंद्र राजपूत जी को इनवाइट करता हूं। सुरेंद्र जी, फॉर्म 6, फॉर्म 7 के जो मसले हैं, इनसे निपटने की भी कोई योजना है या हर बार की तरह आप इस बार भी
बेचारगी लाचारगी कह के और इल्जामात लगा के निकल जाएंगे? कोई ठोस योजना है? अब एक नया दौर शुरू हो गया है ब्रजेश भाई, कि रिजल्ट को पहले से घोषित कर दिया आज ब्रजेश मिश्रा जी ने, और उसके बाद हमको बेचारा बना दिया, लाचार बना दिया, और उसके बाद हमको निकाल आप ही खुद कह रहे थे अभी कि भैया हमारे पास कुछ होता तो हम आज कुछ होते। हमारे पास अगर मैं तो सहानुभूति रखता हूँ आपसे। हाँ, वो ये अमीन साहब भी रखते हैं आपसे सहानुभूति। सहानुभूति कमजोर करने का एक नया हथियार है आज की डेट में। हमें वो सहानुभूति नहीं चाहिए। अच्छा, प्रेम करते हैं अगर आप प्रेम के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे साथ खड़े हो सकते हैं, आपका स्वागत है, वरना लड़ाई तो हम लड़ेंगे ही। लड़ाई में हो सकता है कि मीडिया के साथ भी लड़े चल करके, ये बात नहीं। अभी अमीन साहब बड़ी बड़ी बात कह रहे थे, बड़े अच्छे अधिकारी हैं। अमीन साहब से एक क्वेश्चन है, अगर पॉइंट स्पेसिफिक जवाब दे दें। 2023 से लगातार ज्ञानेश कुमार जी कह रहे हैं डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर कूड़ा है डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर, इस कूड़े का इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया। ये बाकायदा आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान है उनका, और प्रेस क्या नाम, ये इलेक्शन कमीशन ने। आखिर वो कौन सी मजबूरियां हुई कि इस बार की एसआईआर, 12 राज्यों की जो एसआईआर हो रही है, उसी डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर को आप इस्तेमाल करने लग गए बगैर राजनीतिक दलों के क्या नाम भरोसे में लिए हुए? क्या ये जायज है चुनाव आयोग की तरफ से कि बगैर चुनाव आयोग कोई भी नई चीज दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू कर दे और राजनीतिक दलों को विश्वास में न ले? क्या ये चीज पारदर्शिता के ये पारदर्शिता संदेह के घेरे में है या नहीं है चुनाव आयोग के? नंबर 1। नंबर 2, सारी बातें, जितनी बड़ी बड़ी बातें कि लॉप्स लॉ और हॉप लॉ कहा जा रहा था, कर्नाटक में जो 6052 डिलीशन के लिए फॉर्म भरवाए गए थे तथाकथित कुछ रहस्यमयी ताकतों के द्वारा, उनके अगर हम मोबाइल नंबर, उनके ईएमआई नंबर, उनके हम सोर्स अगर मांग रहे हैं, तो चुनाव आयोग अभी तक सोर्स दे क्यों नहीं रहा है? और चुनाव आयोग अभी तक ये क्यों कहता है कि साहब कोर्ट चले जाओ, कोर्ट है? कोर्ट तो गए हुए हैं सर। चुनाव आयोग ने एक एफआईआर नहीं कराई आज। मैं आपको फिर बताता हूं, जो काम राजपूत जी को बोलने दें, ब्रजेश जी, जो काम चुनाव आयोग का है, जो चीज चुनाव आयोग दे सकता है, ऑफिशियली दे सकता है, वो चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा? चुनाव आयोग आज की डेट में हमारा साथी होना चाहिए। चुनाव आयोग विपक्ष का साथी या देश का साथी होना चाहिए। चुनाव आयोग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी का गुलाम क्यों बन रहा है? थैंक यू सर। अनिल दुबे जी, सबको शिकायत है, एक पार्टी जिसको कोई शिकायत नहीं है, राष्ट्रीय लोकदल। ऐसा क्या खास है आप में कि आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है? सर नहीं ब्रजेश जी, हम गलत बात पे विरोध करते हैं, अभी नाजायज विरोध थोड़े कर रहे हैं। एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था कर रही है, आपको कोई शिकायत है वहां जाकर के कहिए। अगर इनकी कोई शिकायत है तो मैं तो आपके सामने भी कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग बताओ ना, कोई एड्रेस दे दो। नहीं, क्यों चुनाव आयोग को अगर ये कोई शिकायत करेंगे, जायज शिकायत करेंगे, वो निस्तारण करेंगे, ये उनको करना भी चाहिए। मैं भी कहूंगा कि भाई निस्तारण आप इनका करिए, हम भी आपके साथ हैं। लोग से कहाँ मिलते हैं? इनको तो नीचे वाले मिलते हैं, ये तो बड़े लोग से मिल नहीं पाते। आपका पता नहीं क्या सिस्टम है, आप सबसे मिल लेते हो। नहीं, इनके पास ये सिस्टम, इसके तो जन्मदाता है ये तो सब सिस्टम जानते हैं। वही मैं कह रहा था, ये ट्रेनिंग इन्होंने दी है बीजेपी को। उसमें जो है वो इनको सिस्टम सब अब इनको उल्टा पड़ गया है। ये दरअसल केवल बात जिंदा रखने के लिए करते हैं कि हम अपना इशू बनाए रखें। इनका कहीं कोई वो नहीं, वो संवैधानिक संस्था है, उस पर आप उंगली उठा रहे हो तो आप तथ्यों के साथ जाइए। हम भी अगर वो कहीं गलत होंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। हम कोई उनके प्रवक्ता थोड़े हैं। लेकिन अगर आप नाजायज बात कर रहे हो तो भाई हमारे भी बीएलएज है ना। हम ब्रजेश जी, हमारे बीएलएज भी उसमें है, हम लोग भी उस पर निगाह रखे हुए हैं ना। अभी कांग्रेस के आ जाए तो अभी आप कूद के उधर चले जाओगे। ये सवाल तो आज नहीं ले आओ, ये अब लाओ तो इसमें भी डिबेट हो जाएगी, कौन कहाँ कूदता है। सब लोग कूदा करते हैं। इतना चीख क्यों रहे हो दुबे जी? आराम से बात। आपका सवाल ही इस तरह का है कि चीखने की बात ही हो जाती है। भाई कौन नहीं कूद रहा है? नहीं, अरे क्यों गुस्सा करोगे? सभी बड़े शादी लगन का समय है, अभी आपको 2-4 शादी अटेंड करनी होगी। इस तरह मत चिल्लाओ, तबियत खराब होगी। रुक जाओ, पानी पियो। बिल्कुल ठीक है ब्रजेश जी। और 3-4 जगह भी शादी में जाओगे, अभी ठंड लग जाएगी बेवजह में। मैं चिल्लाता हूँ। धन्यवाद। अच्छा, रुक जाओ। आप ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करते हैं। ब्रजेश जी, तो मुझे बताइए कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग कोई ठोस इसका समाधान करेगा, या फिर इस तरह के इल्जाम झेलते झेलते अब चुनाव आयोग भी आदी हो गया है कि जाओ जो करना हो कर लो?
देखिए ब्रजेश जी, रिजल्ट बताएगा, रिजल्ट से सारा कुछ साफ होगा। मुझे नहीं लगता, मैंने सारी प्रक्रिया को बड़ी नजदीक से देखा है। बहुत एक नाम हटाना बड़ा कठिन है, ऐसा थोड़ी है साहब। जिसने शिकायत दी है उसको भी नोटिस जाएगा, जिसकी शिकायत है उसको भी नोटिस जाएगा, बाकायदे उसके बाद लंबी कार्रवाई है एक नाम के लिए। कर्नाटक की जो बात हो रही, कहाँ नाम हटे? सर के बल खड़े हो गए, नाम नहीं हटे। 6000 नाम सूची दे दी थी, नहीं हटे। इतना आसान नहीं होता कि नाम हटा देना। हाँ, हम उससे भटक सकते हैं उस मुद्दे पर, कि साहब एक ही मुद्दे पर। अंत में देखिएगा बिहार में क्या हुआ, बिहार में क्या रिजल्ट आए। अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए बिहार, तब आपको पता चलेगा। तब कहीं वो चीज नहीं आई जब, अरे आप दूसरे सुनना सीखिए पहले। जो है ब्रजेश जी, जब सारा कुछ हो गया तो अब वो शिकायतें नहीं आई कि साहब यहाँ के 25 नाम गायब हैं, वहाँ के 50 नाम गायब हैं, वहाँ के 40 नाम गायब। मैं चूंकि चुनाव कवर करता रहा हूँ, तो निष्पक्षता से सारे नाम जुड़ने चाहिए, निष्पक्षता से सारे सूची बननी चाहिए। और ये जो था मोहल्ले के मोहल्ले गायब होते थे, वो दर्द हमने देखा है और उससे बचना चाहिए। और सारे नाम जो नहीं है उनको जुड़वाना चाहिए। इसके लिए रास्ता अभी खुला हुआ है। अमीन साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग आरोप सुन सुनकर इतना अब इस प्रकार अपने आप को कर लिया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सुप्रीम कोर्ट में एक राज्य की मुख्यमंत्री को पेश होकर खुद अपनी बात रखनी पड़ रही हो? क्या ये सही वक्त नहीं है कि चुनाव आयोग को अपनी पारदर्शिता को और ज्यादा बेहतर करना चाहिए, ताकि एक सही मैसेज जाए? इस तरह के जो इल्जामात लग रहे हैं, ये डेमोक्रेसी को थोड़ा ना वीकन करते हैं, कमजोर करते हैं। समय बचे तो लास्ट में 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ब्रजेश जी, आप विद्वान हैं और यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं। जो बात सब है सबको आईने की तरह दिखाई दे रही है। किसी को अपना नैरेटिव गढ़ना है, किसी को अपना समाज में कुछ मैसेज देना है तो देता रहता है। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, वो ईमानदारी से काम करता रहे और करता रहे। उसी ने जो सर्टिफिकेट राहुल गांधी को भी दिया, वो अपोजिशन लीडर बन गए, और उसी का सर्टिफिकेट सिग्नेचर किया हुआ मोदी जी को दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब इसमें क्या है, जो जीत के आएगा उसके रिजल्ट पे साइन कर देता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं है। अमीन साहब, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर पर क्या बोलेंगे आप? आपसे मैंने क्वेश्चन किया था। करना इनका काम नहीं है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर पर क्या बोलेंगे अमीन साहब? इंटरफेरेंस नहीं करता अमीन साहब, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर पर जवाब देने दें। तो मैं नहीं बहस कर सकता, राजपूत से बहस नहीं कर सकता हूँ। हाँ, जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का अपना तरीका है काम करने का, उसी तरह काम कर रहा है। जिससे आप पत्रकार हैं तो अपना आप ऑर्डर में काम करते हैं, इसी तरह सरकारें अपने काम करती हैं। जब हमारा इलेक्शन कमीशन का काम होता है, हर आदमी उसमें घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हम आराम से इलेक्शन कमीशन अपना इलेक्शन असेंबली का पार्लियामेंट करके निकल जाता है। कि नहीं घुस गए अमीन साहब, डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर पर क्या इसमें करेक्शन करना चाहते हैं, जिसका इनका रोल नहीं है, किसी का रोल नहीं है, करेक्शन करना चाहते हैं, हमारा काम है। डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर आपने दोबारा इस्तेमाल किया बगैर राजनीतिक दलों की सहमति की बात करते हैं, आपसे बहस करना बेकार है। अरे आप बड़े मूर्ख इंसान है, बहुत अहमक इंसान है, जाहिल इंसान है, बकवास कर रहे हैं आप जैसा 2 कौड़ी का आदमी बात करता है। सर ऐसा मत बोलो, क्यों नहीं बोलेंगे? ये हमको कह रहे हैं फालतू बात बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं सम्मान के साथ डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर की क्या हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन कमीशन के इस तरह का वातावरण गाड़ियों से नहीं, हिम्मत तो डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर जवाब दो, वरना ये बदतमीजी। इस प्रकार का अनप्लीजेंट माहौल न बनाएं सर। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सुरेंद्र जी, आपका सबके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। अमीन साहब बहुत सीनियर अधिकारी हैं और हम सबके बहुत प्रिय हैं। आपको अपनी भाषा की मर्यादा पर सब ध्यान रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया। और मैं अपने सभी अतिथि प्रवक्ताओं का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आप सब ने अपनी इस चर्चा के लिए समय निकाला। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित मिलेंगे, जो आज उत्तर प्रदेश की कुछ ताजा सनसनीखेज खबरों के साथ आपके समक्ष थोड़ी देर में प्रस्तुत होंगे। तो बहनों भाइयों, आप सबका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।